आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठिए। थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। यू आर मिस्टर रवि? यस सर। रवि गंगवार फ्रॉम उत्तर प्रदेश, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश, पीलीभीत। एंड योर मीडियम ऑफ एग्जाम इज इंग्लिश और हिंदी? हिंदी सर। इन मेंस हिंदी। हिंदी? यस सर। एंड व्हाट्स योर सब्जेक्ट? इतिहास। इतिहास। ओके, कुछ बताइए अपने बारे में। ऐसी 5 बातें बताइए जिनसे आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू जिन पर आधारित हो। मेरा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा मेरी हॉबीज़ पे जाना चाहिए, जैसे कि डेफ में भी मेंशन है, और मैं बताना भी चाहूँगा कि मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना और पैदल घूमना है। अच्छा। और दूसरा सर, मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मेरा वैकल्पिक विषय भी वही है, इतिहास पे होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा सर, मेरा इंटरव्यू जो मेरी पर्सनालिटी चेक करने के लिए और सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो आवश्यक मूल्य हैं उनके आधार पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही बताइए कि आईएएस बनने के लिए कौन से मूल्य आवश्यक हैं। ऐसे 5 मूल्य बताइए और उनकी तुलनात्मक महत्ता बताइए। सर, आईएएस सिविल सर्वेंट बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है सत्यनिष्ठा। जैसे कि आप जो ठीक है, मैं समझ गया। इंटीग्रिटी, आगे बताइए। दूसरा दृढ़ता, पेशेंस। और तीसरा सर, सेवा भावना। पेशेंस को दृढ़ता कहेंगे या धैर्य कहेंगे? सर माफ़ी चाहूँगा सर, परसेवरेंस, जिसको हिंदी में दृढ़ता। परसेवरेंस। यस सर। ठीक है। तीसरा सर, सेवा भावना। और चौथा जो एप्टीट्यूड थोड़ा सा सिविल सर्वेंट से रिलेटेड होना चाहिए वो। और पांचवा कंपैशन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो इंटेग्रिटी एक शब्द है, एक प्रोबिटी शब्द है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटेग्रिटी और प्रोबिटी में क्या अंतर है, आपके आईएएस के पाठ्यक्रम में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या अंतर है इन दोनों में? सर, क्या मैं प्रोबिटी का हिंदी अर्थ? प्रोबिटी को हिंदी में शुचिता लिखा है आपके पाठ्यक्रम में। सर, इंटेग्रिटी मतलब जो सत्यनिष्ठा होती है उसके अकॉर्डिंग जो आप कहते हैं वही करना होगा, मतलब आपके सिद्धांत और व्यवहार में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और शुचिता, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, मेरे हिसाब से शुचिता का मतलब ये होना चाहिए कि आपके आचरण और कार्य व्यवहार में ईमानदारी और नैतिकता का उचित समावेश होना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बॉलर ने बॉल फेंकी बहुत फास्ट, आपके बैट से हल्की सी टच हुई और विकेट कीपर ने कैच कर लिया। इतनी हल्की टच हुई कि सिर्फ आप उसकी आवाज़ सुन पाए, ना अंपायर सुन पाया, ना बॉलर, ना विकेट कीपर। किसी ने आउट होने की अपील नहीं की। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपको पता है कि आप आउट हैं और भगवान को पता है अगर वो हैं तो, ठीक। ऐसे में यदि कोई बैट्समैन खुद अनाउंस करे कि मैं आउट हूं, ये ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है या प्रोबिटी है? और अगर वो अनाउंस ना करे तो इनमें से कौन सा मूल्य उसके अंदर बचा रह जाता है? सर, मेरा मानना है कि जैसा कि आपने बताया कि केवल मुझे ही पता है, और अगर कोई अपील नहीं होती है फिर भी मैं मैदान से चला जाता हूं, तो इसमें जो ऑनेस्टी का मूल्य है वो तो बिल्कुल बरकरार रहेगा, और कहीं ना कहीं प्रोबिटी भी इसमें शामिल हो जाएगी। और जहां तक बात सत्यनिष्ठा की है तो मेरे अनुसार यह मूल्य भी उचित है, क्योंकि खेल भावना के अनुसार आप उसमें बेईमानी नहीं कर सकते हैं। और अगर वो खिलाड़ी मैदान से नहीं जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं ईमानदारी का उल्लंघन होता है और शुचिता का भी उल्लंघन होता है सर। आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप और गेम्समैनशिप 2 अलग अलग मूल्य हैं, क्या इनमें अंतर हो सकता है? मेरे हिसाब से सर, स्पोर्ट्समैनशिप एक प्राचीन अवधारणा है, जैसा कि जिसमें जो खेल के मूल्य हैं और उनका अनुपालन जरूरी होता है। इसमें हार या जीत बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होता है खेल भावना से खेल खेलना। और गेम्समैनशिप, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से गेम्समैनशिप के अनुसार खेल को जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें अगर आपको कुछ और भी तरीके अपनाने पड़ें तो वो आप अपना सकते हैं। चलिए, मेरी तो से आखिरी सवाल ये है कि इतिहास क्या है? सर, ईएचकार के अनुसार इतिहास वर्तमान। तो ईएचकार का नाम लिया ही नहीं सर, संयोग से उसकी पुस्तक का नाम भी यही है, तो ऐसा थोड़ा ना कि अब इतिहास क्या है पूछेंगे तो ईएचकार के संदर्भ में पूछेंगे। आपकी राय में इतिहास क्या है? सर, मेरे अनुसार इतिहास अतीत की गलतियों से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य में सुधार करना है। ये तो बहुत रोमांटिक सी परिभाषा इतिहास की हो गई। मैं तो बहुत ऑब्जेक्टिव परिभाषा की उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, एकदम ऑब्जेक्टिव, एक विषय के विद्यार्थी के तौर पर बताइए। जी सर।
मेरे हिसाब से सर इतिहास सोशल साइंस है, जिसमें प्राचीन समाज में जो जीवन के मूल्य हैं, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उनका अध्ययन करना ही इतिहास है और उनका मूल्यांकन वर्तमान के संदर्भों में किया जाएगा। ईएचकार ने क्यों कहा है कि इतिहास दरअसल एक प्रकार की कल्पना है, गल्प है, गप है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी नाम की चीज़ नहीं है? सर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, शायद उनका यह मानना रहा होगा कि इतिहास में जो तथ्य और साक्ष्य मिलते हैं हमें, वो अपने आप में कोई कहानी नहीं कहते हैं। हम उन साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पे इतिहास की व्याख्या विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा की जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका यह मानना रहा होगा। रवि, मौद्रिक नीति समिति जब से बनी है और उस समिति द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, उसके बाद ऐसा लगता है मौद्रिक नीति का अर्थव्यवस्था पर असर कम हो गया है। निरंतर ब्याज की दर कम की जा रही है, लेकिन निवेश बढ़ नहीं रहा है। बैंकों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, अब एनबीएफसी में भी समस्याएं आ गई। ये संयोग से ऐसा हो रहा है कि उनकी कार्यशैली में कुछ कमियां हैं? सर मेरा मानना है कि जो मौद्रिक नीति समिति के लगातार मौद्रिक उपायों करने के बावजूद भी जो सुधार नहीं आ पा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी योगदान है। जैसा कि विश्व स्तर पर भी मंदी की स्थिति है, तो उस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। और जैसा कि आपने कहा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें उनका जो प्रबंधन है उसमें पारदर्शिता का अभाव है, और जो नियंत्रणकारी संस्थाएं हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं उतना उचित तरीके से अपना कार्य नहीं कर रही हैं। अगर सेना की कार्यशैली में पारदर्शिता न हो तो क्या सेनापति की भी जवाबदेही बनती है? बिल्कुल सर। क्या आरबीआई सेनापति के रूप में नहीं है? एनबीएफसी की कार्यशैली में अगर पारदर्शिता कमी है तो क्या आरबीआई उसके लिए जवाबदेह नहीं माना जाए? सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से आरबीआई उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी स्वतंत्रता आरबीआई को मिलनी चाहिए। किसका अंकुश है आरबीआई पर? कहीं ना कहीं सर राजनीतिक दबाव जो कि सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि एनबीएफसी में जो निगरानी का कार्य आरबीआई करना चाहती है, राजनीतिक दखलंदाजी के चलते वो नहीं कर पा रही है? सर हाल ही में कुछ विवाद सरकार और आरबीआई के बीच देखे गए हैं, जिनके संदर्भ में ये कथन या धारणा थोड़ा सा सही प्रतीत होती है। मतलब सरकार नहीं चाहती कि संस्थाएं बढ़िया से काम करें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सरकार की अपनी विचारधारा होती है जिसमें उनको जनता के प्रति जवाबदेही ज़्यादा होती है, तो उसमें, और वहीं आरबीआई की देश की अर्थव्यवस्था के प्रति ज़्यादा जवाबदेही होती है, तो थोड़ा सा। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का हित और लोगों का, आम जनता का हित विरोधी हित है? नहीं सर, मैं यहाँ पे मैं यह कहना चाहूँगा कि लोगों के हित में कभी कभी सरकार लोक लुभावन वादे भी कर देती है, जो दूरगामी संदर्भ में अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। एनबीएफसी की कार्यशैली में ऐसे कौन से लोक लुभावने वादे हैं जो कि उनके कार्य पर दबाव डाल सकते हैं? कुछ कार्यक्रम बताइए जिनके क्रियान्वयन में एनबीएफसी की भूमिका हो। सर एनबीएफसी की भूमिका जो कृषि क्षेत्र है या एमएसएमई सेक्टर है, उसमें ऋण प्रदान करने के लिए काफ़ी अधिक स्तर पर। एक दो ऐसे एनबीएफसी का नाम बताएंगे जो ऋण आपूर्ति करती हो कृषि क्षेत्र को? सर माफ़ी चाहूँगा, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। या आपने कहा एसएमई सेक्टर को, लघु और सूक्ष्म उद्यम को, कोई भी एक दो संस्था जो कि ऋण आपूर्ति करती हो? सर माफ़ी चाहूँगा सर। अच्छा, अब ये खबर आ रही है कि राज्य सरकारों के राजस्व घाटे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यस सर। और केंद्र द्वारा जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है जीएसटी के राजस्व की कमी के बदले में, बावजूद उसके राजस्व घाटा बढ़ रहा है। तो ये क्षतिपूर्ति तो 2022 के बाद बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो राजस्व घाटा तो विकराल रूप धारण कर लेगा, एक नया संकट बनने की प्रक्रिया में है। क्या लगता है, ऐसे जब आभास पहले से हो जाए कि ऐसा एक संकट भविष्य में आने वाला है, तो आपके हिसाब से क्या उपाय होने चाहिए उसके? सर राज्यों के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बहुआयामी उपाय अपनाने जाने चाहिए, जैसा कि जो विभिन्न सरकारों के द्वारा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए कृषि माफ़ी है या अन्य तरीके की लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, उन पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए। इसके बजाय समन्वित विकास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका जो आकलन है वो तथ्य पर आधारित नहीं है। तमिलनाडु सरकार का राजस्व घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हालांकि उन्होंने कृषकों का ऋण माफ़ नहीं किया है। मतलब ऋण माफ़ी का राजस्व घाटा बढ़ने का कारण नहीं है।
कर राजस्व में गिरावट कारण है। माफी चाहूंगा सर, ठीक फिर है, नहीं धन्यवाद। रवि पुजारा का नाम सुना है? माफी चाहूंगा सर, नहीं। हाल में न्यूज़पेपर में नहीं सुना? जी सर, अभी आज के न्यूज़पेपर में उन्हें विदेश से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है। अच्छा, तो कौन है? जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड के एक डॉन के रूप में। यस सर। तो मुंबई जो है अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त से बाहर हुआ या अभी है? सर, मुंबई और अंडरवर्ल्ड के संदर्भ में अगर व्यापक तौर पर देखा जाए तो जो स्थिति मुंबई की 1990 और 2000 के दशक में थी, उससे काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ न कुछ हस्तक्षेप उधर से होता रहता है, तो अभी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म ये एक नेक्सस के रूप में काम कर रहा है, जिसमें नक्सलिज्म भी जो है वो आपस में जुड़ जा रहे हैं, और इसको चाइना, पाकिस्तान जैसे जो बाहरी मुल्क हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो आप इस थ्रेट को किस प्रकार टैकल करेंगे अगर जो है मान लीजिए कि आपको एक NSA के रूप में जो है वह भारत सरकार को कुछ सुझाव देना पड़े? सर, सबसे पहला सुझाव तो मैं यही दूंगा कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो विभिन्न समितियों की रिपोर्ट्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए और उनसे संबंधित जो उपाय लागू किए जाने चाहिए वो लागू किए जाएं। जैसे कि बाहरी सीमाओं के संदर्भ में जो हमारी चीन और पाकिस्तान से जो घुसपैठ होती रहती है या जो विभिन्न मादक पदार्थों की, फेक करेंसी की तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित उपाय अपनाए जाएं और समुद्री सीमा से संबंधित परेशानियों का सामना करने के लिए जो हमारी तटीय सुरक्षा है उसको मजबूत बनाया जाए और इंटेलिजेंस को काफ़ी मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसा कि 2009 में मुंबई हमले में हमारी इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामी हमें नज़र आई थी, जिसमें काफ़ी सुधार हुआ है और अभी भी उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इतिहास आपके रग रग में है। जहाँ तक सर, किस विषय पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं? इतिहास का कोई भी एक प्रसंग बता दीजिए जहां हम लोग जो है थोड़ा सा बातचीत करना चाहें। सर, आधुनिक इतिहास में गांधीवाद, गांधी युग जो है, ठीक है। कहा जाता है कि खिलाफत मुद्दे को गांधी का समर्थन देना उनकी धर्मनिरपेक्षता की छवि जो है पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? मेरा मानना है सर कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया था। हालांकि गांधी जी का खुद में यह मानना था कि धर्म कोई जो चीज़ है वो संप्रदाय से संबंधित नहीं है। जो उनका धर्म से जो संबंधित विचार था वो था कि धारण करने योग्य नैतिक चीज़ को वो धर्म से ज़्यादा रिलेट करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खिलाफत आंदोलन में जो उस समय सांप्रदायिक सद्भावना बनाने का जो उन्हें मौका मिला उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो इस संदर्भ में, और दूसरा, खिलाफत आंदोलन में ये कोई दूसरे किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं था, केवल एक धर्म विशेष से संबंधित उसकी कुछ समस्या थी जिसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की थी। रवि, आपका जन्मदिन 11 जुलाई को आता है, इसे कैसे मनाया जाता है? मतलब विश्व भर में 11 जुलाई को किस तरीके से देखा जाता है? मैम, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। तो जनसंख्या के बारे में अगर बात करें, अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा गया जिसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म के बारे में बात की गई। आपको क्या लगता है, ये भारत की जनसंख्या को अगर मद्देनज़र रखें तो ये अच्छा कदम है कि सरकार को ये जो निर्णय है ये खुद लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए? मैम, मेरा मानना है कि जनसंख्या की दृष्टि से, जो कि भारत की जनसंख्या अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उसके अनुसार यह बिल काफ़ी अच्छा कदम है। हालांकि इसकी प्रभाविता समाज के अंदर जो इसकी स्वीकृति होगी उसके ऊपर निर्भर करेगी, तो कहीं ना कहीं दोनों स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता अगर भारत में हम 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म बना दें, तो जैसे कि अभी चाइना जो है वो जूझ रहा है इस समस्या से 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद, कि वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ कार्य करने वाले युवा अब उतने नहीं रहे हैं, तो भारत भी ऐसी स्थिति पे पहुंच सकता है और ऐसा कुछ हमें अभी नहीं करना चाहिए जब भारत एक डेमोग्राफी डिविडेंड पे खड़ा है?
मैम, मेरा मानना है कि जनसंख्या नीति लाई जानी चाहिए, जिसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी एक अच्छा कदम माना जा सकता है। हालांकि इसके नुकसान भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि चाइना में यह समस्या देखी जा रही है, तो भारत में भी यह समस्या आ सकती है। तो इससे निपटने के लिए जनसंख्या नीति में कुछ और सुधार लाए जा सकते हैं, जैसे कि 3 चाइल्ड पॉलिसी से शुरुआत की जाए, फिर 1 दशक या 2 दशक के बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ा जाए। मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार का इसमें कुछ ना कुछ जो है नॉर्म होना चाहिए, सरकार को कुछ करना ही चाहिए, चाहे 3 चाइल्ड हो चाहे 2 चाइल्ड हो। ये हम जो निर्णय है ये हम लोगों पे नहीं छोड़ सकते जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के, जबकि वही लोगों को हम इतना समझदार मानते हैं कि वो सरकार चुन सकते हैं, पर अपना घर कितना बड़ा हो, परिवार कितना बड़ा हो, ये निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं है। मैम, मेरा मानना है कि सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। हालांकि समाज में इस संदर्भ में जागरूकता का प्रसार हो रहा है, जैसा कि हमारी जो कुल प्रजनन दर है वो अभी 2.3 है, जो कि प्रतिस्थापन दर 2.1 के काफ़ी करीब है। तो इस संदर्भ में एक सकारात्मक परिदृश्य तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस संदर्भ में जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहाँ की अभी कुल प्रजनन दर 2.9 या 3.1 के आसपास है, वहाँ सुधार तीव्रता से लाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए, नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। जैसा कि जो जनसंख्या पॉलिसी है तो उसमें हम राज्यों को ये छूट दे सकते हैं। ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी आया है और उसमें पाया गया है कि भारत के 21 शहर दुनिया के 30 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित है। आपको क्या लगता है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण की जो दर है भारत में, क्या सरकार इसके बारे में सीरियस नहीं है, सोच नहीं रही है और अपने ही लोगों का नुकसान होने दे रही है? मैं कहना चाहूँगा कि विकास की अपनी एक कीमत होती है, जैसा कि इतनी बड़ी कीमत? हम विकास करने किसके लिए विकास, जब लोग ही बीमार पड़ जाएंगे? तो इसके लिए संतुलित विकास का जो नया कॉन्सेप्ट आया है या समन्वित विकास की जो अवधारणा है उसको उचित तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि जो हम लोगों ने पूर्व में विकास संबंधी नीतियां अपनाई थी ऊर्जा के संबंध में, जैसे कि कोयले से बिजली का जनरेशन है, तो उसका कहीं ना कहीं हम मूल्य चुका रहे हैं और आगे आने वाली जो सरकार है या जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों में इसको समन्वित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हमारे 2030 तक INDC लक्ष्य हैं, तो उनके संदर्भ में हम कह सकते हैं INDC की NDC? मैम, INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। चलिए ठीक है, थैंक यू। रवि रवि, अगर आपको मौका मिले या विकल्प दिया जाए, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, तीनों में से एक जगह जाके रहने के लिए, तो आप कहाँ रहना चाहेंगे और क्यों? सर, सबसे प्रथम तो मैं यूरोप में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, उसके विकास की वजह से, और वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्तर है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भी वहाँ पे मूल्य काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, तो यूरोप ज़्यादा सही साबित होगा। उसके बाद? सर, उसके बाद अगर जीवन की सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो फिर लैटिन अमेरिका या अफ्रीका में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों एक ही है, एक जैसे ही हैं? ज़्यादा सर समझ नहीं है मुझे, तो मेरे लिए तो दोनों समान है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूरोप के विकास में या सामाजिक मूल्यों के SDA इंडेक्स में बढ़ने में वहाँ के भूगोल की कितनी भूमिका है? भूगोल मतलब जलवायु की, मिट्टी की, पानी की। सर, मेरा मानना है कि भूगोल की भी अपनी भूमिका है, जैसे कि उन्होंने अपने संसाधनों का उचित इस्तेमाल किया और विकास की प्रक्रिया को अपनाकर आज विकसित देश बन गए हैं। और कहीं ना कहीं सर इसमें ऐतिहासिक तथ्य भी आ जाते हैं, जैसा कि ज़्यादातर जो पश्चिमी यूरोपीय देश जो आज विकसित अवस्था में है, उन्होंने पूर्व में 100-200 साल पहले औपनिवेशिक साम्राज्य के द्वारा अपने औद्योगिक क्रांति के जरिए अपने समाज को विकसित किया था। आज उसी का फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। अच्छा, कोई ऐसा देश दिखाई आपको देता है जहाँ पर औद्योगिकरण उतना नहीं हुआ लेकिन फिर भी विकसित देशों की श्रेणी में आता है? क्या बिना औद्योगिकरण के भी देश विकसित हो सकते हैं? माफी चाहूँगा सर, अभी उदाहरण मतलब आपके विचार अगर मैं पूछूं तो, एग्जाम्पल की बात नहीं करें।
बिल्कुल सर, अगर औद्योगिकीकरण पूरी तरीके से नहीं तो एक सीमित स्तर पर तो अपनाया जाना ही पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिकीकरण के अपने भी फायदे हैं, जिसमें विभिन्न उद्योग धंधे लगाए जाते हैं जिनसे रोजगार का जनरेशन होता है और उससे पूंजी जनरेट होती है, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास में काफ़ी लाभदायक होती है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास पूंजी होगी तो समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के स्तर पर हम काफ़ी कार्य कर सकेंगे, जो कि विकसित देश होने के लिए आवश्यक तथ्य हैं। अच्छा, अभी चर्चा हो रही थी बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। सर बेरोजगारी किसी क्या होती है, किसे बेरोजगार कहते हैं? सर बेरोजगारी मूलतः ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अगर रोजगार की इच्छा करता है और लेकिन उसे रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे मैं इच्छा कर रहा हूँ रोजगार की और मेरे अंदर योग्यता है नहीं, लेकिन इच्छा कर रहा हूँ, तो मैं बेरोजगार माना जाऊँगा या नहीं? सर मेरा मानना है कि एक योग्य व्यक्ति अगर रोजगार की इच्छा करे तो। अच्छा, योग्यता भी होना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है। सपोज करिए कि आप एक गांव में एसडीएम हैं, अधिकारी हैं उच्च स्तर के, वहाँ पर स्कूल में मिड डे मील योजना चल रही है। उस मिड डे मील योजना में कोई थर्ड जेंडर आकर खाना बना रहा है और खाना बना रहा है, ये बात गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले अपने बच्चों को भेजना वहाँ पे बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हटाओ, ये रहेगा तब तक हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। आप क्या करिएगा? सर इस संदर्भ में उस थर्ड जेंडर के व्यक्ति को हटाना ज़्यादा उचित नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि विभिन्न तरीकों के माध्यम से गांव वालों की सोच नहीं समझने को तैयार ही नहीं हो। तो सर यहाँ पे ये किया जा सकता है कि इसका एक उदाहरण ये है कि जैसा कि गांव वालों को ये लग रहा होगा कि थर्ड जेंडर व्यक्ति अस्पृश्य होते हैं या उनका बनाया हुआ खाना खाना लाभदायक नहीं है, तो इस संदर्भ में उसके द्वारा बनाया गया खाना मैं खा के उदाहरण पेश करूँगा और फिर उच्च स्तर पर जैसे कि जो वहाँ की सामाजिक सोसाइटीज़ वगैरह हैं उनके हेल्प लेके गाँव वालों की सोच बदलने का पूरा प्रयास करूँगा। सर आपको उम्मीद है कि ऐसे सोच बदल जाएगी उनकी? सर कोशिश पूरी रहेगी मेरी बदलने की। तो ठीक है, ये बताइए पीलीभीत क्यों प्रसिद्ध है? सर पीलीभीत का जो प्रसिद्धि है 2-3 वजहों से है। हाँ। इसमें सबसे पहला जो वहाँ की बांसुरी उत्पादन है वो है, जो कि 95% जो हमारे देश में बांसुरी का उत्पादन होता है वो हमारे पीलीभीत ज़िले से होता है। ठीक है। और दूसरा सर, हमारे पीलीभीत ज़िले का जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में से एक है, तो टाइगर रिजर्व की वजह से पीलीभीत फेमस है। और सर तीसरा जो लोक नाट्य है हमारे यहाँ का, रामलीला, रासलीला, उसकी वजह से पीलीभीत प्रसिद्ध है। सर ठीक है रवि। सर रवि ये बताइए, इतिहास जब बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, तकनीक करती है, लोगों की समझदारी, स्ट्रेटेजी, वो सब करता है। क्या इतिहास के बनने में संयोग की भूमिका भी होती है? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं संयोग भी एक भूमिका निभाता है। जैसे कि अभी मैं कोई बहुत अच्छा उदाहरण तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको एक देता हूँ, फिर आप बताइएगा। जैसे अगर 1948 की शुरुआत में महात्मा गांधी की मृत्यु न होती तो हो सकता है कि हमारा संविधान 1949 में ठीक वैसा न होता जैसा है। उनके होने से शायद कुछ अनुच्छेद चेंज हो जाते। ठीक है। पटेल की मृत्यु 1950 में न होती तो शायद नेहरू उतना इंडिपेंडेंटली अपना शासन न चलाते जैसा उन्होंने 14 साल चलाया। ठीक। अब मुझे पूरे मनुष्य इतिहास में, केवल भारत नहीं, बाहर का भी, ऐसे 5% बताइए जो आपको लगता है कि यदि ऐसा न होता संयोग से तो इतिहास की धारा कुछ और ही होती। सर एक तो संयोग ये माना जा सकता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तात्कालिक कारण था, उसमें जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उनकी हत्या सर्बिया में हो गई थी। यदि वो नहीं होती तो शायद प्रथम विश्व युद्ध उतनी जल्दी शुरुआत नहीं होती। और संयोग से हुआ था या सोच समझ के हुआ था? सर जहाँ तक मुझे ज्ञात है सब पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। तो फिर संयोग कहाँ हुआ? माफी चाहूँगा सर। सर मैं अभी याद नहीं कर। कोई भी नहीं? नहीं सर। चलिए, आप JRF होल्डर हैं। यस सर। और JRF के लिए भारत सरकार ने आपको ठीक ठाक राशि दी होगी। माफ़ी चाहूँगा सर, अब मैंने अभी किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है, जिस वजह से फेलोशिप मुझे अभी प्राप्त अभी नहीं तक आपने नहीं ली फेलोशिप। ठीक है। अंतिम बात ये बताइए कि लॉन्ग वॉक आप करते हैं, लंबी सैर करते हैं। लंबी सैर करना तो पर्सनल बात है कि आप गए, ऑक्सीजन का सेवन किया, अपने आप लौट के आ जाए, थोड़ा आपका फिजिकल फिटनेस बेहतर हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले प्लॉगिंग का कंसेप्ट भारत को समझाया कि सुबह सुबह सैर करते समय जो आसपास कूड़ा है
उसे उठा के साफ कर देना चाहिए, इसे प्लॉगिंग कहा गया। मौलिक रूप से बताइए कि सुबह की लंबी सैर करने के साथ साथ हम ऐसे कौन से 3-4 काम कर सकते हैं जिससे हम बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। सर, एक तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्लॉगिंग जो आपने अभी बताया वो किया जा सकता है। दूसरा सर, सुबह की सैर करते टाइम जो आज के समाज की सबसे मुख्य समस्या है सामाजिक स्तर पर, बातचीत का अभाव। जैसे कि हम जहाँ महानगरों में रह रहे हैं वहाँ हमारे पड़ोसी से हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, तो उस संदर्भ में सुबह के समय बात करके जो सामाजिक तनाव की समस्या होती है महानगरों में उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है। और सर, और बाकी सर अभी याद नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है रवि, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए आइए। ये आपका IAS से पहला इंटरव्यू है? यस सर। बैठ जाओ। बैठिए बैठिए बैठिए। और मॉक इंटरव्यू ये आपका पहले भी हो चुके हैं? यस सर। क्या व्यू मिल रहा है आपको सब जगह? सर, थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा है। क्या? लाइक हड़बड़ी ज़्यादा रहती है और नॉलेज की अभी डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा मुख्य तो यही है सर, थोड़ा मुझे लगता है कि नर्वसनेस ज़्यादा हो जाती है सर। ऐसा तो नहीं लगा हमें। नर्वस तो हम हो रहे थे आपके सामने। आप तो नहीं हुए। चलिए खैर, आपकी एंट्री बढ़िया है, सिटिंग स्टाइल अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, लेकिन चेंज करेंगे थोड़ा सा, यही रहेगा। बताइए सर, आप क्या चेंज कर दो? शर्ट और टाई उतना दम नहीं लग रहा। टाई चेंज, कम से कम टाई चेंज कर लो। ब्लैक कलर सर? ब्लैक नहीं पता, देखो वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन ना अच्छा नहीं माना जाता, तो जब इतना वाइट ब्लैक कर दिया तो कम से कम टाई से चेंज कर दो कुछ उसको। डार्क मैरून, डार्क ब्लू, ऐसी कोई टाई लो। ठीक है। शाइनिंग ना हो लेकिन बहुत डल भी ना हो, थोड़ा सा ना लाइवली दिखने की भी जरूरत है। आपके साथ जो हमने फील किया वो ये कि आपका इंटरव्यू वहाँ खराब हुआ जहाँ आपने खुद, मतलब बोलते ना, आ बैल मुझे मार, कहावत सुनी है आपने? यस सर। तो उस कहावत का एकदम जीता जागता उदाहरण आपका इंटरव्यू है। जैसे मैंने शुरू में पूछा कि अपने बारे में कुछ बताइए जिससे हम बात कर सकें, तो आपने कहा कि मैं चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू सिविल सर्विस की वैल्यूज़ पे लिया जाए, तो उस पर ले लिया हमने। फिर कहा कि पूछो कि इंटीग्रिटी बताओ, इंटीग्रिटी क्या है और प्रोबिटी क्या है। आपको बहुत क्लियर नहीं पता था। परसेवरेंस और पेशेंस भी अगर मैं पूछता, मुझे डाउट था कि आप उसमें उलझ ना जाएं, तो मैंने पूछने से अपने आप को रोक लिया उस समय। यही आपने किया पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन के आंसर में। इतने सारे एवेन्यूज खोल दिए कि मतलब मेंबर अगर चाहे तो कहीं भी फंसा ले आपको। तो पहली बात जो ध्यान रखनी है, अपनी ओर से बहुत सारे रास्ते मत खोलिए जहाँ मेंबर साहब से सवाल पूछें। ठीक है। इतिहास, मैंने कहा कि क्या होता है इतिहास, तो आपने थोड़ा महान उत्तर देने का प्रयास किया। इतिहास अतीत की गलतियाँ, वर्तमान की, ये भविष्य की राह, एक विषय के विद्यार्थी के रूप में बताइए। इतिहास अतीत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उस समय के समाज, राजनीति आदि को समझने का एक निर्वचन का प्रयास है, एक व्याख्या का प्रयास है। ऐसा कुछ जो भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन हो। इतिहास पढ़ के फायदे हो जाते हैं भविष्य में, अलग बात है। भाई साइंस पढ़ के फायदा हो जाता है, पर साइंस की परिभाषा ये नहीं होगी कि मनुष्य के फायदे के लिए प्रकृति का अध्ययन। साइंस की परिभाषा तो परिभाषा के रूप में बनेगी। ठीक है। बाकी रवि पुजारा पूछा, आपने तुरंत बोला सॉरी सर मैं नहीं जानता। अब ये तो आपका नाम रवि है, उसका नाम भी रवि है, संयोग से आज ही पकड़ा गया है। यस सर। इस पे तो आज सॉरी बोलने का स्कोप ही नहीं है ना। बेशक बाद में अपनी पहचान लिया उसको, लेकिन शुरुआत ही ऐसे कीजिए। मिड डे मील वाला तो मुझे ठीक लगा इनका आंसर, कोई दिक्कत उसमें लगी नहीं खास। किसका आपका क्वेश्चन था ना? ठीक था ना? ठीक था। लेकिन अंत में जब आपको 2 मौके मिले ना, अपने मौके लिए नहीं। मैंने कहा इतिहास में संयोग की भूमिका क्या होती है, हिंट भी दिया आपको। ऐसे टाइम पे कोशिश करके 2-4 उदाहरण ढूंढो और बताओ अच्छे से। फिर पूछा सैर करने के 5 फायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो ठीक है 1-2 आपने बताए। ये प्रश्न वो प्रश्न है जहां बहुत शानदार उत्तर देके दिल जीत सकते हैं मेंबर्स का। तो दिल जीतने का मौका आप छोड़ देते हैं,
वो नहीं छोड़ना है। तो अभी की स्थिति में थोड़ी सी मेहनत की अपेक्षा है। कुल मिला के एक वाक्य में कहूँ तो इंटरव्यू को लाइवली बनाइए, जीवंत। आपका इंटरव्यू कौन सी शिफ्ट में है, पहली या दूसरी? सुबह। ये गनीमत है। लंच के बाद वाली में होने से रिस्क बढ़ जाता है। तो लाइवलीनेस थोड़ी बढ़ाइए, सुबह की शिफ्ट में थोड़ा सा फायदा रहेगा। कुल मिला के आंसर्स अच्छे हैं, थोड़ा सा अपने आप को रोकिए मत और क्रिएटिव आंसर देने के लिए आगे बढ़िए, और खुद ऐसे पॉइंट्स मत बताइए जिस पे वो सवाल पूछें और आप फंस जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।